नील एक 22 वर्षीय युवा था जो देहरादून से फोटोग्राफी करने आया था। एक पहाड़ी इलाके में जहां अपने कैमरे में बंद करने को उसके पास बहुत कुछ था और वैसे भी उसे रहस्यमय जगहें और वीरान इमारतें बहुत आकर्षित करती थी। वो नया नया यहाँ आया था। फोटो अच्छी और अलग आए इस चक्कर में अक्सर वो ऊपर पहाड़ों पर चला जाया करता था बिना किसी से कुछ पूछे। ऐसे ही वो एक दिन पहाड़ पर गया जहाँ एक शमशान था। पहाड़ में भी लोग अजीब ही होते हैं। भला ये कौन सी जगह है शमशान बनाने की? एक बंदा वैसे ही मर गया है और मरने के बाद भी इतनी ऊंचाई पर लाओ। नील बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था कि तभी उसको एक चांदी की पायल पड़ी दिखी। चलो इतनी ऊपर आने के 2 फायदे हो गए, एक फोटो अच्छी मिल गई और फिर ये चांदी की पायल भी। वो चांदी की पायल को अपनी जेब में रख लेता है और नीचे अपने होटल की तरफ आने लगता है। लेकिन नील को उसी रात होटल में सोते हुए एक भयानक सपना आता है। एक औरत, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर काला सिंदूर। वो कह रही थी, तू मुझे देख सकता है, अब बच नहीं सकता। मैं चाहती हूँ तू मेरे पास आ और मेरा सामान देकर मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जा। मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ, मेरी काली शक्तियाँ तुझे पुकार रही हैं। आजा, आजा। आवाज जैसे मानो नील के कानों में गूंज रही हो। वो औरत एकदम से फिर उसके पास आई। तभी नील हड़बड़ा कर उठ गया। उसका गला सूख गया था। उसने पानी पीते पीते खिड़की के बाहर झांका तो पहाड़ की चोटी पर शमशान से काले धुएं उठते दिखे। उसने होटल मैनेजर से पूछा, कोई बॉडी शमशान में जल रही है क्या? नहीं सर, रात को कहाँ बॉडी जलती है। नील को भी तभी समझ आया कि हाँ, बात तो सही है, रात में कोई चिता जलती नहीं है। बुरा सपना देखने की वजह से मुझे गलतफहमी हो गई होगी। अगली सुबह नील सब भूल फोटो लेने निकला। पूरा दिन उसका ठीक था, लेकिन फिर रात को उसको सपना आया। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? तुझे आना ही होगा। इस बार नील को वो औरत काली शक्तियाँ इस्तेमाल करते नजर आ रही थी। नील ने उससे पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या कर रही हो? ये मेरी काली शक्तियाँ हैं, मैं तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हूँ। नील की नींद एक बार फिर खुल गई। उसको पता भी नहीं था कि ये सब बस उस पायल को साथ लाने की वजह से हो रहा है। नील बुरा सपना समझ दोबारा अपने काम पर लग गया। फोटो खींचते हुए उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। नील ने सोचा, इनकी फोटो लेता हूँ, बहुत अच्छी आएगी। नील बूढ़ी औरत के पास गया और उसकी फोटो लेने के लिए उनसे पूछा, दादी क्या मैं आपकी कुछ फोटो ले सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बेटा, ले लो, कोई बात नहीं। दादी बहुत विनम्र थी तो नील ने उनसे और बात करनी चाहिए। बातों बातों में पता चला दादी का नाम झुनिया है और लोग उन्हें प्यार से दादी झुनिया बोलते थे। नील को एकदम से याद आया वो शमशान जो उसने देखा था, तो उसने दादी से पूछा, दादी वो वहाँ शमशान में है क्या कि लोगों को जलाया जाता है इतनी ऊंचाई पर? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? मैंने देखा था वो, इसलिए मुझे पता है, लेकिन आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि इतनी ऊंचाई पर कैसे जा पाते होंगे लोग। दादी मुस्कुराई, नील की तरफ प्यार से देखा और बोली, नहीं बेटा, वो शमशान बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और बाबू जो भी काली शमशान की तरफ गया वापस नहीं लौटा। वो औरत अब भी वही है, तो बेहतर है तुम भी उधर मत ही जाओ। कौन सी औरत दादी? इतनी ऊपर क्यों रहती है वो? उसको नीचे जगह नहीं मिली क्या जो इतनी ऊंचाई पर गई है रहने? नील ये बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। दादी ने एक बार उसका चेहरा देखा और फिर बोली, पहले वो नीचे ही रहती थी, फिर उसको शमशान से न जाने कैसा लगाव हो गया। वो उधर जाने लगी और देखते ही देखते उसने वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। वो वहाँ रहने भी लगी, लेकिन जब से उसने काला जादू किया वो मार दी गई। पर सब कहते हैं वो अब भी वहीं है। मर गई तो कैसे है वहाँ? वो तो नरक या स्वर्ग में होगी ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि अब वो चुड़ैल बन चुकी है। बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। नील हंस पड़ा। उसने ये बातें बस कहानियों में सुनी थी, आज पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा था। वो हंसते हंसते बोला, क्या दादी आप भी? मुझे लगा आप बस भूत प्रेत की कहानी सुनाती होंगी, लेकिन आप भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन भी करती हैं? दादी नील की बात सुन थोड़ी उदास हुई। उदासी शायद इस नए जमाने के बच्चों की सोच पर थी, क्योंकि वो बड़े लोगों की बात सुनना और समझना भूल चुके हैं। सोचते सोचते दादी फिर, बेटा इन बूढ़ी हड्डियों ने भी जीवन को देखा है।
लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तू यकीन नहीं करेगा, पर वो तुझे यकीन करवाएगी। नील एक बार फिर हंस पड़ा। क्योंकि दादी का चेहरा उदास था, वो ज्यादा नहीं हंसा। अरे दादी, ये तो अच्छी बात है ना कि चुड़ैल मुझे खुद यकीन दिलवाए कि वो होती है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है वहाँ तो अब जाना ही पड़ेगा। लेकिन दिन में नहीं जाऊंगा, वरना क्या मजा आएगा, रात में जाऊंगा। रात होने पर नील ने खिड़की से शमशान को देखा। आज भी वहाँ धुआं था और फिर खुद से बोला, है तो बहुत दूर ये, लेकिन अब तय कर लिया है तो जाऊंगा उस भयानक चुड़ैल से मिलने। नील ने अपना बैग उठाया और चल पड़ा शमशान की तरफ। वो बहुत निडर था, इसलिए साथ में किसी को नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो उसने कैमरे से फोटो लेने की कोशिश की। बैग से कैमरा निकाला और जैसे ही फोटो लेने की सोची, उसका कैमरा फट गया और पीछे से एक सर्द सांस किसी ने उसके कानों में छोड़ी। वो घूमा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक से आवाज आई, तेरा लेंस मुझे कैद नहीं कर सकता नील, लेकिन मैं तुझे कर सकती हूँ। ला मेरा सामान दे दे अब मुझे। नील पीछे घूमा तो एक भयानक औरत जो उसने सपने में देखी थी, वो वहाँ खड़ी थी। उसने तांत्रिक की तरह टीका किया हुआ था, जैसे कोई काली शक्तियाँ हो उसके पास। नील एक पल वहाँ नहीं रुका और दौड़ता हुआ गांव लौटा, पर अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उसके कमरे में काला सिंदूर बिखरा था। नील ने पूरी कोशिश की उसको मिटाने की, लेकिन वो नहीं मिटा। थक हार कर नील सो गया। तभी सुबह उसको किसी औरत के रोने की आवाज आई। मेरा बच्चा गोलू, किसने इसको मार दिया? भगवान कभी उसको चैन से नहीं जीने देगा। नील ने जब मामले के बारे में पता किया तो उसको पता चला गांव के एक लड़के गोलू की लाश पहाड़ी के पास मिली। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी। नील झुनिया के पास गया। दादी, ये सब क्या हो रहा है? गोलू को किसने मार दिया? मैंने तुझे मना किया था बेटा, मत जा। एक बार चुड़ैल उठ गई तो तबाही हो सकती है। वो कैसे दादी? दादी झुनिया ने बताया, वो चुड़ैल इंसानों को छूती नहीं, उनके अंदर आ जाती है और वहीं से उन्हें जला देती है। उसकी काली शक्तियाँ आत्मा को आग बनाकर घेर लेती हैं। नील अब डरने लगा था। वो जान गया था कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, एक काली तांत्रिक चुड़ैल है जिसका नाम कभी भैरवी था। दादी, ये क्या कर दिया मैंने? लेकिन अब क्या वो हमें नहीं छोड़ेगी? नील के डर को दादी समझ सकती थी। दादी ने आगे नील को बताया, भैरवी पहले एक साध्वी थी, लेकिन जब गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर तांत्रिक बताकर जला दिया, तब वो काली शक्ति बन गई। अब वो हर उस इंसान को खोजती है जो उसकी तरह निर्दोष होते हुए जला दिया गया हो। नील वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसको याद आया कि उसको भी भैरवी ने छुआ था। अब वो भी धीरे धीरे अंदर से जलने लगा था। उसकी आंखों से कभी कभी धुआं निकलता। वो बिना आग के पसीने पसीने हो जाता। नील एक बार फिर झुनिया के पास गया। दादी, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूं हर पल। दादी झुनिया ने नील से कहा, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे खुद शमशान जाना होगा। उसकी राख छूनी होगी और काली रात को उसके सामने खुद को समर्पित करना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? वहाँ की राख बस कैसे भी यहाँ ले आना, बाकी मैं बाबा को जानती हूँ, वो ठीक कर देंगे। ठीक है दादी। नील ने वैसा ही किया। वो शमशान गया। रात के ठीक 12 बजे भैरवी वहाँ थी और उसके आसपास राख उड़ रही थी। नील ने सोचा जल्दी से राख उठा लेता हूँ। जैसे ही नील ने राख उठाई, भैरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राख नहीं मिलेगी तुझे, तूने यहाँ तक अकेले आने की हिम्मत की थी। इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। मैं अकेले यहाँ चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अब तुम मुझे जला दोगी? मैं तुझे जलाने नहीं आई, मैं तुझ में रहना चाहती हूँ। तेरा शरीर मेरी अगली शरणस्थली बनेगा। नहीं। नील ने आंखें बंद की और वही तांत्रिक मंत्र बोले जो दादी ने सिखाए थे। एक तेज चीख गूंज उठी और सब कुछ काले धुएं में बदल गया। नील 2 दिन बाद गांव के बाहर मिला, बेहोश पर जिंदा। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी, आंखों में अजीब चमक थी। लोग कहते हैं चुड़ैल भैरवी मर गई या नील में समा गई, ये किसी को नहीं पता। पर अब पहाड़ पर एक नई आत्मा घूमती है जो काली है और उस चुड़ैल से भी ज्यादा ताकतवर। हर जगह ये सुनने को आता है कि ये बच्चा अनाथ है,
लेकिन बहुत कम ही जगह लोग अनाथ बच्चों को अपने घर पर लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बंगला था, जिसके बाहर एक लकड़ी की तख्ती टंगी हुई थी। वहाँ एक लड़की प्रियंका एक अनाथाश्रम में पता करने जाती है कि कैसे और कितने बच्चों को वहाँ रखा गया है। प्रियंका उस शहर में पहुँच तो जाती है, लेकिन जिसकी उसको तलाश थी वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तो प्रियंका राह चलते एक आदमी से पूछती है, भैया, यहाँ कोई अनाथाश्रम है क्या? मैंने सुना है यहाँ पर कोई अनाथाश्रम चलाता है। हाँ, एक है तो मीरा बाल आश्रय गृह, जहाँ हर बच्चा अपना घर पाए। यही नाम है शायद उसका। क्या आप इस अनाथाश्रम की बात कर रही हैं? इसके अलावा भी कोई अनाथाश्रम है क्या यहाँ पर? क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सारे अनाथाश्रम ही घूम लूं। नहीं, इस आश्रम के अलावा यहाँ पर और कोई आश्रम नहीं है। अगर आप जाना चाहती हैं तो यहीं से ऑटो मिल जाएगा। सब जानते हैं इस आश्रम के बारे में। जी थैंक यू भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। प्रियंका ढूंढते हुए उस आश्रम तक पहुंच जाती है। बाहर से वो आश्रम बहुत ही बड़ा था। उसकी दीवारें बिल्कुल नई थीं, लेकिन बंगला काफी पुराना लग रहा था। ये तो कोई आश्रम नहीं बल्कि एक हवेली लग रही है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा जिससे कुछ पूछो। प्रियंका अभी चल ही रही थी कि अचानक से उसके सामने एक औरत की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा होता है मीरा दीदी। तो ये मीरा दीदी है, यहाँ की देखभाल करने वाली। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। अच्छा, तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, पहले पसंद से रहता था, लेकिन अब कहीं और जा नहीं सकता तो यहीं रहना पड़ता है। मतलब आप लोग कभी बाहर नहीं जाते हो? सब जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा क्यों? आरव उदास हो जाता है। बताओ बेटा। दीदी, आप हमें लेकर जा सकती हैं? अच्छा, तो तुम्हारी मीरा दीदी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? तय खाने में है, जो है आपका इंतजार रहेगा। आरव इतना कहकर वहाँ से भाग जाता है। ये बच्चा लास्ट में क्या बोलकर गया, समझ में ही नहीं आया। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, एक औरत की। हाँ जी, बताइए, आप यहाँ किस काम से आई हैं? एकदम से आवाज सुनकर प्रियंका डर जाती है। वो घूमकर देखती है तो वही तस्वीर वाली महिला उसके सामने खड़ी होती है। मीरा दीदी लगभग 40-45 साल की महिला, जो हमेशा सूती साड़ी में रहती थी। बाल हमेशा जूड़े में और चेहरे पर शांत मुस्कान लिए रहती। यहाँ सब पीछे से ही क्यों बुला रहे हैं? मैंने कुछ पूछा आपसे, कुछ काम था? जी, वो मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। सुना था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही अनाथाश्रम है और वो भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। भारत में बहुत कम ही लोग हैं जो अनाथ बच्चों को पालने का बीड़ा उठाते हैं। मैं उन्हीं सभी लोगों से मिलने जा रही हूँ जिसने भी ये चीजें की हैं। मीरा बार बार अपने हाथ को देख रही थी, जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब बात करते हैं। जी, जैसा आपको ठीक लगे। प्रियंका के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो धीरे से मीरा का पीछा करती है तो देखती है कि मीरा के पैरों के निशान आम लोगों के निशानों से काफी अलग दिखते हैं। ये क्या चीज है? ऐसे पैर तो बस चुड़ैल के होते हैं, लेकिन ये चुड़ैल कैसे हो सकती है? प्रियंका बहुत डर जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे दिखाई देता है कि मीरा के हाथ आम हाथों की तरह नहीं थे। प्रियंका गौर करती है कि उसके हाथों के नाखून बहुत नुकीले होने लगते हैं और मीरा शायद ऐसा होने से रोकना चाहती थी। मीरा तेजी से चल रही थी और प्रियंका उसके पीछे पीछे। यहाँ जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। प्रियंका तेजी से मीरा के पीछे जा रही थी। मीरा एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। प्रियंका खिड़की से देखती है कि मीरा अब वो मीरा नहीं है, वो एक चुड़ैल में बदल चुकी है। क्यों मुझे ये हर बार झेलना पड़ता है? कब तक चलेगा ये? एक चुड़ैल?
कैसे अनाथालय चला सकती है? चुड़ैल तो खतरनाक होती है, तो ये बच्चों को वैसे ही रखती होगी। ये बच्चों को मार देती है क्या? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल प्रियंका के दिमाग में घूम रहे होते हैं। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। प्रियंका बहुत बुरी तरह से कांपने लग जाती है और घूमकर देखती है तो वो वहाँ का चौकीदार होता है। क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मीरा मैडम का कमरा है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। चलिए जाइए यहाँ से। प्रियंका वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं। फिर वो फैसला करती है कि वो देख कर जाएगी आखिर बच्चे यहाँ रहते कैसे हैं। लगभग 1 घंटे के बाद मीरा अपने कमरे से वापस बाहर निकलती है। वो सलीके से साड़ी पहने हुए, बालों में जूड़ा बांधे हुए ऐसे बाहर आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा प्रियंका को अनदेखा करके बच्चों के पास चली जाती है। चलो बच्चों, तुम सबके पढ़ने का समय हो गया है। पहले पढ़ाई करो, फिर खाना खाओ। ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से रख रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई चुड़ैल इतनी निस्वार्थ होकर इन अनाथ बच्चों को पाल सकती है। एक बार तो मिलना ही पड़ेगा इस चुड़ैल मीरा से। प्रियंका एक बार फिर उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा उसको टाल देती है तो प्रियंका इधर उधर घूमने लग जाती है। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने नियम भी बनाए हुए हैं। तहखाने में ऐसा क्या है जो वहाँ पर बच्चों का जाना मना है? तभी फिर से पीछे से मीरा आती है और बोलती है, तुम मेरी असलियत जान चुकी हो। तभी वो प्रियंका के सामने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। और वहाँ मैंने जाने के लिए मना इसलिए किया है क्योंकि वहाँ जमीन कमजोर है, गिर सकते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। धन्यवाद। वैसे आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ बोलो। रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? थोड़ा बच्चों से भी कुछ पूछ लूंगी। क्या पूछना है? ऐसे ही बस। नहीं, हम किसी को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं देते हैं। आप यहाँ नहीं रुक सकते। बस एक ही दिन की तो बात है, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, कल सुबह चली जाना। और हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, ये किसी को पता ना लगने पाए, वरना मेरे लिए ये नेक काम करना दिक्कत बन जाएगी। लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। सबके सोने के बाद प्रियंका सबसे पहले तहखाने में गई। वहाँ उसको अजीबो गरीब चीजें देखने को मिली। वो जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, उसको कभी हंसने की तो कभी किसी के गिरने की आवाज आ रही थी। पर प्रियंका डरी नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ करती है वो चुड़ैल मीरा। यहाँ बच्चों का आना मना है, ऐसा क्या करती है वो? और यहाँ हंस कौन रहा है? और ये क्या सिस्टम लगा रखा है इसने? फिर अचानक ही उसे रोने की आवाज आई। प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बच्ची जेल में कैद थी। दीदी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। उसने पहले भी बहुत लोगों को मारा है। वो हमें पालती नहीं है दीदी, वो सिर्फ दिखावा करती है। वो हमें मार देगी। प्रियंका फौरन बच्ची के पास जाती है कि तभी उसके पीछे मीरा आकर खड़ी हो जाती है। मीरा एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने थी। मुझे पता था कि तुझे यहाँ क्यों रुकना है, ताकि तू मेरा राज जान सके। हाँ, मैं एक बुरी चुड़ैल हूँ। मुझे बच्चों का मीट खाना पसंद है। कितने मुलायम होते हैं ये। अनाथ बच्चों का वैसे भी कोई नहीं होता। अगर मैं इन्हें मार भी दूं तो किसको फर्क पड़ेगा? हाँ? मुझे फर्क पड़ेगा। तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकती हो। मुझे तो शक तभी हो गया था जब मैंने तुम्हें चुड़ैल बनते देखा था, और जब तुम्हारे आश्रम में सिर्फ 7 बच्चे थे। इतना बड़ा आश्रम और सिर्फ 7 बच्चे, उनमें भी आरव नहीं था। हाँ? तुम आरव को कैसे जानती हो? यहाँ सबसे पहले वही मुझसे मिला था। हाँ, लेकिन उसको तो मैंने ही मारा था, जैसे अभी तुझे मारूंगी। चुड़ैल अब प्रियंका के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से प्रियंका गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर प्रियंका को जब होश आता है तो वो खुद को एक कमरे के पलंग पर पाती है। हाँ,
मैं यहाँ कैसे आई? वहीं आरव और चिराग उसके बगल में खड़े होते हैं। प्रियंका एकदम से उनको देखकर डर जाती है। दीदी, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ। वो चुड़ैल बहुत बुरी है, उन्होंने हमें मार डाला क्योंकि हमको उनका राज पता चल गया था। हम इतने दिनों से उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी। क्या तुम दोनों अब आत्मा हो? क्या तुम लोग उस चुड़ैल को नहीं मार सकते? नहीं, हम बस उनको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। वो तभी मरेगी जब तहखाना जलेगा, और ये हमें उनके उठने से पहले करना होगा। बच्चे प्रियंका के साथ मिलकर तहखाने में आग लगा देते हैं। चुड़ैल चिल्लाती है, लेकिन उसकी बचने की उम्मीद उसे दिखाई नहीं देती और वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आरव और चिराग की आत्मा एक रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वही वो आश्रम चलाने लग जाती है।